आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 16 अक्टूबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे गजा में सीज फायर के बावजूद हालात नाजुक, 3 फलस्तीनी आज भी शहीद। इसराइल खोलेगा रफा बॉर्डर लेकिन मदद की जगह इंसान भेजने का प्लान। हमास के चीफ रहे याहिया सिनवार की मौत की नई तस्वीर आई सामने। सिनवार की मौत को 1 साल पूरा। सीज फायर के बाद पहली बार बजे हमले के सायरन, बंकर में भागे इसराइली। ईरान पर दोबारा हमले की धमकी, डोनाल्ड ट्रंप बोले उसका नक्शा मिटा दूंगा। और रूस ने दागे सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइलें, यूक्रेन में भारी नुकसान। तो आज की खबरें बेहद बड़ी हैं, कुछ धमाकेदार भी हैं। सबसे पहले गजा से आज की अहम अपडेट सुन लीजिए। गजा में सीज फायर लागू है मगर हालात नाजुक बने हुए हैं। इसराइल की फौजी कार्रवाई में आज भी कम से कम 3 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। इसराइली हुकूमत से जुड़ी एजेंसी ने कहा है कि गजा और मिस्र के बीच रफा बॉर्डर क्रॉसिंग को लोगों की आवाजाही के लिए खोलने में अब भी देरी होगी। उधर इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी फौज यानी आईडीएफ को हिदायत दी है कि अगर सीज फायर टूट जाए तो हमास को पूरी तरह शिकस्त देने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार रखे। यानी जंग के अभी बादल मंडरा रहे हैं। गजा में सेहत महकमे यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उसने बताया है कि उनका बुरा हाल है। अल शिफा अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अबू सलमिया का कहना है कि सीज फायर शुरू होने के बाद से दवाओं और मेडिकल सर्विसेज की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। गजा की मेडिकल रिलीफ सोसाइटी ने भी कहा है कि इलाके का पूरा हेल्थ सिस्टम तबाह हो चुका है, चरमरा चुका है। अब कोई मुकम्मल इंतजाम बाकी नहीं रहा। सोसाइटी के डायरेक्टर मोहम्मद अबू अफाश ने मीडिया से कहा कि इस्राएली फौज की कार्रवाई ने गजा के हेल्थ सिस्टम की जड़ों को तक हिला कर रख दिया है। बहुत से बच्चे और बड़ों में भुखमरी के मामले अब भी पाए जा रहे हैं और उन्हें लंबे इलाज की ज़रूरत है। ये थी कुछ अपडेट्स। अब एक बड़ी खबर, हमास के चीफ रहे याहिया सिनवार की मौत की नई तस्वीर जारी की गई है। आज उनकी पहली बरसी है। हमास के चीफ याहिया सिनवार की मौत को आज 1 साल पूरा हो गया है। इसी मौके पर इस्राएली फौज यानी आईडीएफ ने याहिया सिनवार की मौत के फौरन बाद की एक नई तस्वीर जारी की है। आईडीएफ के बयान के मुताबिक ये तस्वीर 17 अक्टूबर 2024 को रफा में ली गई थी, जब इस्राएली कमांडर्स ने सिनवार की बॉडी की पहचान की थी। वो शिनाख्त करने के लिए बाकायदा मौके पर पहुंचे थे। सिपाहियों की शिनाख्त पर यकीन नहीं किया गया था और इन कमांडर्स की कंफर्मेशन के बाद ही याहिया सिनवार की मौत की खबर पब्लिक की गई थी। इस नए फोटो में सीनियर इस्राएली कमांडर्स सिनवार की बॉडी के पास खड़े नजर आ रहे हैं। सिनवार के एक हाथ में तार बंधा हुआ दिख रहा है। आईडीएफ ने इसे 7 अक्टूबर के हमले की दूसरी हिब्रू बरसी, यहूदी बरसी के मौके पर जारी किया। उनका 3 दिन वगैरह का कुछ या 8 दिन का 9 दिन का फासला रहता है जॉर्जियन कैलेंडर से। आपको याद दिला दूं कि सिनवार की मौत पिछले साल रफा में एक इस्राएली ड्रोन स्ट्राइक में हुई थी। आखिरी लम्हे तक एक डंडे के सहारे लड़ते रहने का उनका वीडियो बहुत वायरल हुआ था। लोगों ने कहा था कि सिनवार का ये वीडियो जारी करके खुद आईडीएफ ने गलती कर दी, जिसमें दिख रहा है कि वो कैसे आखिरी वक्त तक मोर्चे पर डटे रहे। रफा बॉर्डर खोला जाएगा, लोगों की आवाजाही को मंजूरी मिलेगी। ये खबर अच्छी है लेकिन अधूरी अच्छी है। इसराइल ने आज जुमेरात को कहा है कि गजा और मिस्र के बीच रफा बॉर्डर क्रॉसिंग को खोलने की तैयारी चल रही है, लेकिन ये फिलहाल सिर्फ लोगों की आवाजाही तक लिमिटेड रहेगी। इसराइली डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़ी एजेंसी कोगैट के बयान में कहा गया कि रफा क्रॉसिंग को लोगों की आवाजाही के लिए आने और जाने के लिए कब खोला जाएगा, ये तारीख बाद में तय की जाएगी और ये तब होगा जब इसराइल और मिस्र की तरफ से ज़रूरी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। कोगैट ने यह भी साफ किया कि इंसानी मदद के ट्रक रफा क्रॉसिंग से नहीं आएंगे, क्योंकि इस पर कभी कोई रजामंदी बनी ही नहीं थी कि रफा से आए। एजेंसी ने बताया कि मदद दूसरे रास्तों से गजा में भेजी जा रही है। दोस्तों, रफा क्रॉसिंग गजा पट्टी का बाहरी दुनिया से जुड़ने वाला एक लौता मेन दरवाज़ा मानी जाती है। इंटरनेशनल एजेंसियों को उम्मीद है कि इस क्रॉसिंग के खुलने के बाद राहत के सामान की आमद तेज़ हो सकेगी, लेकिन इसराइल इससे मदद भेजने पर राज़ी नहीं है। वो कह रहा बस इंसान आ जा सकेंगे इस क्रॉसिंग से। मिस्र की तरफ मौजूद कई यूएन एजेंसियां और रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस ने ये बताया कि उनके पास
गजा भेजी जाने वाली मदद पहले से ही वेयर हाउसों में, गोदामों में पड़ी हुई है, तैयार रखी गई है। 9 अक्टूबर को मिस्र रेड क्रिसेंट के 2 सोर्सेज ने तस्दीक की थी कि 153 ट्रक रफा क्रॉसिंग के बाईपास रोड से होकर केरेम शलोम क्रॉसिंग की तरफ भेजे गए ताकि वहां से गजा में एंट्री कराई जा सके। केरेम शलोम और किफुसिम 1-2 और क्रॉसिंग है जिनसे मदद आ रही है, लेकिन रफा बॉर्डर से नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि रफा बॉर्डर से इसराइल क्यों? अरे भैया, रफा बॉर्डर पर इसराइल का ही कब्जा है पिछले साल से, और अब तक है, वो कब्जा हटा नहीं है। सीज फायर का मतलब फौज बाहर थोड़ी ना निकल गई है इसराइल की, कुछ इलाकों से पीछे हटी है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर, रफा क्रॉसिंग, ये सब नहीं छोड़ा है। मिस्र और आप भी चाहें तो हज़ारों ट्रक भेज दीजिए, लेकिन तय कर रखा है कि 600 ट्रक, और अब तो घटा दिए कि 300 ट्रक ही अंदर आएंगे। फिर वो अंदर आ जाएंगे मिस्र की तरफ से सरहद के इधर, फिर आईडीएफ यहाँ चेकिंग करेगी, जिसमें मसला गड़बड़ लगा वो ट्रक रुक गया, उसके बाद अंदर जाएगी। अगर आईडीएफ का कब्जा नहीं होता रफा पर तो कोई भी, ये लोग फंसे थोड़ी ना रहते जो 60,000 लोग शहीद हो गए, ये चले जाते मिस्र। मिस्र ने सरहद इसलिए बंद की थी कि एक बार गजा खाली हो गया तो आईडीएफ का और इसराइल का प्लान पूरा, और ये लोग कब्जा लेंगे। कब्जा तो अब भी है, बहुत गहरी साजिश है। एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा कि गजा का होने क्या वाला है। सीज फायर के बाद पहली बार इसराइल में सायरन बजे, लोग जान बचाकर भागने लगे। गजा में जारी सीज फायर के बाद आज इसराइल में पहली बार जब सायरन बज उठे तो पता ये चला कि इलात इलाके में लोगों में अफरा तफरी मच गई। कहा गया ये साउथ की तरफ से कुछ आ रहा है हवा में। कई लोग बंकरों की तरफ दौड़ पड़े ये समझकर कि शायद कोई नया हमला हो गया भैया आज, क्योंकि आज टेक्निकली याह्या सिनवार की बरसी है, वैसे तो 17 को उनकी बॉडी मिली थी। लेकिन कुछ ही देर बाद इसराइली डिफेंस फोर्स ने बयान जारी करके बताया कि थोड़ी देर पहले इलात इलाके के दुश्मन के एयरक्राफ्ट की घुसपैठ की वार्निंग के बाद, इलात इलाके में दुश्मन के एयरक्राफ्ट की घुसपैठ की वार्निंग के बाद जो सायरन बजे थे वो गलत थे। यानी वो सायरन एक फॉल्स आइडेंटिफिकेशन की वजह से बज उठे, कुछ और देख लिया था शायद रडार ने। यानी सायरन किसी हमले की वजह से नहीं बल्कि टेक्निकल गलती की वजह से बजे थे। हालांकि इस इंसिडेंट ने यह दिखा दिया कि लंबी जंग और लगातार हमलों के बाद इसराइली सोसाइटी, इसराइल के लोगों में डर और तनाव अब भी गहराई तक मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब इसराइल में बड़े कौओं और हैवी साइज गिद्ध और चील को देखकर ही आईडीएफ का सायरन सिस्टम खौफ में आकर बजना शुरू हो जाएगा? अगर ये हुआ तो लोग तो भागते ही रहेंगे न जाने कब तक। फिलहाल आईडीएफ का ये ट्वीट था जिसने क्लियर किया नहीं फॉल्स अलार्म था, कुछ नहीं आया, सब चंगा सी। अब ईरान से जुड़ी खबर सुनिए। ईरान पर दोबारा हमले की धमकी दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अगर न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की तो ईरान को मिटा दिया जाएगा। 16 अक्टूबर को आई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान अभी अपनी जिंदगी बचाने में लगा, अभी तो खुद को बचाने में लगा है और उसमें इतनी ताकत नहीं बची कि वो फिर से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खड़ा कर सके। ट्रंप ने वार्निंग दी कि अगर ईरान ने दोबारा ऐसा करने की कोशिश भी की तो अमेरिका फिर से हमला करेगा और उसके ठिकाने मिटा दिए जाएंगे। मतलब अभी तो कुछ नहीं कर रहा, करेगा तो हम फिर मिटा देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध को रात को ये कहा, हमारे यहाँ जुमरात लग जाती है, तो उन्होंने कहा कि ईरान इस वक्त बस अपनी हिफाजत में मशगूल है और उसके पास अब अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने की न ताकत है न हिम्मत है। मगर उन्होंने साफ अल्फाज में धमकी दी कि अगर तेहरान ने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो अमेरिका दोबारा हमला करेगा। तो ये सीधा ऐलान है। व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स से बातचीत कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। इसी दौरान उन्होंने कहा आज ईरान जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहा है। 2 हफ्ते पहले मैंने सुना था कि वो फिर से न्यूक्लियर हथियार बनाने की सोच रहे हैं। मैंने कहा फिक्र मत करो। ट्रंप ने कहा आखिरी चीज जो ईरान चाहेगा वो है न्यूक्लियर हथियार, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उस साइट को मिटा दिया जाएगा जहां ये काम चलेगा। ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में ईरान को 60 दिन की मोहलत दी थी, अगर आपको याद हो। 60 दिन की मोहलत दी थी कि वो एक नया न्यूक्लियर मुआहदा कर ले और यूरेनियम एनरिचमेंट को रोक दे। इसके बाद ईरान ने मीटिंग पर मीटिंग की, लेकिन कन्विंस कोई नहीं हो पाया। ईरान ने इसे अपना हक बताते हुए यूरेनियम एनरिचमेंट को न्यूक्लियर हथियार बनाने से इनकार कर दिया। बोले हम यूरेनियम एनरिच करेंगे लेकिन कसम ले लो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे। फिर 13 जून को यानी इस मोहलत के ठीक 61वें दिन
इसराइल जो तुला हुआ बैठा था उसने ईरान पर अचानक हमला किया। इसमें सैकड़ों फौजी ईरान के, आम लोग और कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, यू नो वेरी वेल। इसके कुछ दिन बाद 22 जून को अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स और सबमरीन मिसाइलों से 3 ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया, तबाह कर दिया। ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि इन हमलों ने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से तबाह कर दिया। ईरान ने भी माना बड़ा नुकसान हुआ है। ट्रंप ने बुध को ईरान के जवाबी हमले पर यह भी कहा कि हम हज़ारों ड्रोन, अब सुनिए, हम हज़ारों ड्रोन और मिसाइलें गिरा रहे थे जैसे किसी शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस करते हैं। हम उन्हें आसमान से साफ कर रहे थे और हमने उन्हें साफ कर भी दिया। यानी यहाँ ये भी पता चलता है कि ईरान ने हज़ारों ड्रोन और मिसाइलें दागी थी। हालांकि ट्रंप कह रहे हैं हमने उन्हें गिरा दिया। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पर हमला करने के उनके फैसले ने ही गजा में अमन समझौते का रास्ता खोला। लेकिन सबसे चौंकाने वाला इस बयान का हिस्सा आप सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का समिट के दौरान उन्हें ईरान पर हमले की कामयाबी पर मुबारकबाद दी थी, जबकि रूस तो ईरान का दोस्त है। हालांकि ये भी सच है दोस्तों कि ट्रंप चाहे जितनी भी धमकियां दे लें, लेकिन ईरान हमेशा इसराइल के लिए एक बड़ा खतरा बना रहेगा और इसे नेतन्याहू और ट्रंप दोनों अच्छे से समझते हैं। अब बात रूस और यूक्रेन की। रूस के हमलों से यूक्रेन की गैस फैसिलिटी ठप हो गई है। 8 इलाकों में बिजली गुल हो गई है। हज़ारों ड्रोन और मिसाइलें दागे गए हैं। रूस ने आज सुबह यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में गैस प्रोडक्शन फैसिलिटी पर मिसाइल हमले किए, जिससे कई इलाकों में गैस सप्लाई और बिजली दोनों पर असर पड़ा है। ये हमला उस सिलसिले का हिस्सा है जिसमें मॉस्को हर सर्दी में यूक्रेन की एनर्जी नेटवर्क पर दबाव बनाने के लिए हमले तेज कर देता है। बहुत सर्दी पड़ती है, घरों में हीटर जो है वो बाहर से बिजली इन सब चीज़ों से ही और हीटिंग के जो प्लांट्स हैं उनसे आता है, वरना तो वहाँ लोग ठंड से मर जाएं। यूक्रेन की नाफ्टोगाज कंपनी के CEO ने अपने बयान में कहा कि कई इलाकों में एक साथ हमले हुए हैं। कुछ अहम एनर्जी फैसिलिटीज़ पूरी तरह से बंद करनी पड़ी हैं। यूक्रेनी एनर्जी ग्रिड ऑपरेटर ने बताया कि 8 इलाकों में इमरजेंसी पावर कट लागू किया गया है, बिजली गुल है। यूक्रेन की एयरफोर्स ने कहा कि रूस के ताज़ा हमले में 320 ड्रोन, 320 ड्रोन्स और 37 मिसाइलें दागी गईं, जिनमें से 283 ड्रोन और 5 मिसाइलें मार गिराई गई। ये यूक्रेन का दावा है। बाकी के मिसाइल और ड्रोन जाकर निशाने पर लगे और तबाही फैली। हमले का मेन निशाना खार्किव और पूरब में पोल्तावा इलाका रहा। यहाँ यूक्रेन की सबसे बड़ी प्राइवेट एनर्जी कंपनी डीटैक ने बताया कि उसको अपनी गैस प्रोडक्शन फैसिलिटी बंद करनी पड़ी है। दोस्तों, रूस का ये हमला पिछले कुछ हफ्तों से जारी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की एक नई कड़ी माना जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। दुनिया भर की खबरें जो हम प्रोग्राम 8 बजे ले आए हैं, तो कुछ लोगों के मेल और मैसेजेस भी हैं वीडियो में कि नमाज की वजह से हम नहीं, मतलब प्रोग्राम के वक्त होते हैं तो थोड़ा आगे ले जाइए, 9 बजे कर दीजिए। तो आप बता दीजिए, हम उसे 9 बजे कर दें। 10 से तो हम 8 पे लाए थे, 9 बजे कर दें। लेकिन मैंने उनसे कहा भी कि आप नमाज के बाद शो देख लें, लेकिन पता नहीं अब लोग जिस वक्त हिट हो रहा है उसी वक्त देखना चाहते हैं। तो आप बता दीजिएगा। वैसे तो अभी 8 बजे ही कुछ दिन चलेगा। अगर 9 बजे का है तो फिर आगे ठंड आ रही है, उस हिसाब से कुछ सोचेंगे, रीशेड्यूल करेंगे। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए, बेदार रहिए।